आज के सेशन में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पूरा रिवाइज करने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो ये वीडियो आप अगर देखोगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पूरा चैप्टर आपकी टिप्स पे हो जाएगा, यानी कि आपके बोर्ड्स में नंबर पक्के हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके नीट के अंदर भी काफी सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूं। आज के सेशन में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पूरा रिवाइज करने वाले हैं विद इन 30 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। आप चाहे तो 2x पे देख सकते हैं, बाकी मैं 2x पे बोल ही रही हूं। तो ये वीडियो आप अगर देखोगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला पूरा चैप्टर आपकी टिप्स पे हो जाएगा, यानी कि आपके बोर्ड्स में नंबर पक्के हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके नीट के अंदर भी काफी सारे नंबर पक्के हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सबसे पहले प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजीज। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया उन कंट्रीज में से है जो कि जिसने सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करी। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? क्या ये सिर्फ ये वाला पोर्शन है कि यार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर ढंग से वर्क कर रहे हैं, ढंग से फंक्शनिंग कर रहे हैं तो एक पर्सन हेल्दी है? नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है इट इज द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि फिजिकली, इमोशनली, सोशली, बिहेवियरली। अगर एक इंसान रिप्रोडक्टिवली फिट है, यानी कि वो सोच रहा है, अगर वो फिजिकली कैसे बिहेव कर रहा है, वो सोशली कैसे बिहेव कर रहा है, रिप्रोडक्टिवली अगर ये सब कुछ सही है तो हम लोग बोलेंगे ये इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, वरना ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। अब इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इनिशिएट करे गए। क्यों? देखो, मेन दो रीजन थे। सबसे मेन रीजन था पॉपुलेशन बढ़ रही थी और दूसरा रीजन था कि 1951 में ये प्रोग्राम इसलिए इनिशिएट किया गया था क्योंकि देखो यार, विमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो 2 बच्चों में यूजुअली 3.5 साल का गैप करने के लिए बोला जाता है। तो इन सब चीजों की अवेयरनेस पब्लिक के पास नहीं थी, तो पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट करे थे। अब इसको थोड़ा इंप्रोवाइज करके दोबारा लॉन्च किया गया एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। और उसके इनिशिएटिव क्या क्या थे? रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे बात करना, फंक्शनिंग फैमिली प्रैक्टिसेस पे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पे, और सबके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए ये प्रोग्राम्स इनिशिएट करे गए थे। और अवेयरनेस फैलाई गई थी थ्रू प्रिंट मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियोज, इन सब के थ्रू सारी अवेयरनेस फैलाई गई थी। अब मैंने आपको बोला है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। कैसे पता आपको पॉपुलेशन बढ़ रही थी? तो अगर हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो बेटा जी, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी इन द ईयर 1900। वो 6 बिलियन होगी 2000 में और 7.2 बिलियन होगी 2011 में। ऐसे इंडिया की पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें 1947, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम 350 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी, जो 1.2 बिलियन होगी 2011 में। अब ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि जो लोग रिप्रोडक्टिव एज में थे उनका नंबर इंक्रीज हो रहा था, मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हो रहा था, मेटरनल मोर्टालिटी रेट कम हो रहा था, डेथ रेट कम हो रहा था, जिसके वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब ये तो बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही थी उस हिसाब से ना हमारे पास खाना था, ना हमारे पास घर था, ना हमारे पास पहनने को कपड़े थे। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे दो स्लोगन्स जैसे बहुत सारे स्लोगन्स क्या कराए गए, बहुत ज्यादा अवेयरनेस के लिए इधर उधर लगाए गए। ठीक है, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी बर्थ कंट्रोल। अब भैया बर्थ कंट्रोल कैसे करा जाए, है ना? तो उस पर हम लोग आएंगे। उससे पहले बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि यार एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया था, एमनियोसेंटेसिस पे बैन किया गया था। क्यों बैन लगाया गया था? क्योंकि बहुत सारे कपल्स क्या कर रहे थे, वो बार बार कोई भी अगर फीमेल, अगर उनको पता चल जाता था कि वूम्ब के अंदर, एक मदर की वूम्ब के अंदर फीमेल है, तो उसको अबॉर्ट करा रहे थे, यानी कि फीमेल फिटिसाइड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब ये एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि जो होने वाला बेबी है वो मेल है या फीमेल है, जिसके वजह से फीमेल है तो अबॉर्ट करा दी जा रही थी। इस वजह से हमने एमनियोसेंटेसिस पे बैन लगा दिया, जबकि इसकी बहुत अच्छा साइड भी है। साइड अच्छा क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल जाता है, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है आपको एमनियोसेंटेसिस से पता चल जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की। बॉडी फ्लूइड से होता है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो जाता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में चला जाता है। तीसरी चीज ब्लड ट्रांसफ्यूजन से चला जाता है ना। चौथी चीज अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका नीडल अगर किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन ने यूज कर लिया तो वहां से भी ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ये कुछ आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यहां पर दिख रही होंगी, जैसे क्लेमाइडिया है, वो कौन कॉज कर रहा है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस।
सिम्प्लिसिटाटिस। गोनोरिया कौन कॉज कर रहा है? नेसेरिया गोनोरी है। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रिपोनिमा पैलिडम। जेनिटल हर्पिस कॉज्ड बाय एचएसवी। जेनिटल वार्ड्स कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। एड्स आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ट्राइकोमैनियासिस इज कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनमें से कोई 3 ऐसी एसटीडीज है जो कि क्योर नहीं हो सकती है। वो कौन सी है? जेनिटल हर्पिस है, हेपेटाइटिस बी है और एड्स है। दे आर नॉट क्योरेबल। बाकी सारी क्योरेबल है अगर सही टाइम पे पता लग जाए तो, है ना। यहां पर भी तो है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा जी हम लोग बर्थ कंट्रोल पे। हमने बोला यार पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बर्थ कंट्रोल करना जरूरी था, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स थे बर्थ कंट्रोल के। सबसे पहला मेथड इज नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में कौन आता है? नेचुरल मेथड में सबसे पहले आता है आपका रिदम मेथड। रिदम मेथड को हम लोग पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में बोलते हैं। अब ये क्या है? ये वो टाइम पीरियड है जब विमेन सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, यानी कि 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे विमेन सबसे ज्यादा फर्टाइल होगी। इस समय कपल कोइटस करना ही बंद कर देगा ताकि स्पर्म ओवा तक पहुंचे ही ना और फर्टिलाइजेशन ना हो, है ना। दूसरा है आपका कोइटस इंटरप्टस। ये वो मेथड है जब ड्यूरिंग द कोइटस जस्ट बिफोर इंसेमिनेशन मेल पार्टनर वजाइना से पीनस एक्सपेल आउट कर देता है ताकि स्पर्म ओवा तक ना पहुंचे और फर्टिलाइजेशन ना हो, इसलिए उसको बोला जाता है कोइटस इंटरप्टस। थर्ड है लैक्टेशनल एमिनोरिया। पार्चुरेशन के बाद विमेन के अंदर एक फेज चलता है दैट इज लैक्टेशन, जब वो मिल्क सिक्रीटिंग फेज में होती है, मिल्क इजेक्टिंग फेज में होती है। इस टाइम पर ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है, वहीं पर ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से ओवा रिलीज नहीं होता, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रही। अब ओवा ही नहीं है, अब चाहे अनप्रोटेक्टेड कोइटस करो तो भी बच्चा नहीं होना है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, और ये पीरियड 6 महीने तक का हो सकता है डिपेंडिंग वुमेन टू वुमेन। तो इस पीरियड को बोला जाता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसके बाद बैरियर मेथड्स आते हैं। बैरियर मेथड्स कौन से हैं? ये वो मेथड्स हैं जहां पर हमने बैरियर क्रिएट कर दिया है। बैरियर मेथड्स में हमारे पास है सबसे पहले कॉन्डम्स। मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। मेल के बने होते हैं रबर लेटेक्स शीट से और फीमेल के पॉलीयूरेथेन से बने होते हैं। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन मेल कॉन्डम के पास एक अलग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो यार एसटीडी भी प्रिवेंट करता है एंड इट इज वाइडली यूज्ड। उसके बाद है डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट कैप, ये सारे के सारे फीमेल यूज करती हैं। फीमेल बैरियर्स है, फीमेल ज्यादा यूज करती है और दे आर रीयूजेबल, इसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। हमारे पास 3 तरह के हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिपीज लूप। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्पर्म का यूट्रस को स्पर्म को होस्टाइल बना दिया जाता है आपकी यूट्रस के अंदर, ताकि स्पर्म आगे पहुंच ही नहीं पाता ओवा तक और उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता। कॉपर रिलीजिंग में स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर दिया जाता है, उसकी फर्टिलाइजिंग पावर को कम कर दिया जाता है, जिसके वजह से स्पर्म जाके ओवा को फर्टिलाइज नहीं कर पाता। और इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं आपके कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। फिर है आपका हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, जहां पर हार्मोन का यूज किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन का यूज किया जाता है। और यहां पर बेसिकली क्या करा जा रहा है, यहां पर यूट्रस के एनवायरमेंट को अनसुटेबल बना दिया जाता है कि यार फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, दोनों नहीं होगा तो आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी। और इसके एग्जांपल में आ जाता है आपका LNG-20, आपका इसके एग्जांपल में आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि मेडिसिन, ये भी हमारे पास 3 तरह की है, एक कंबाइंड पिल्स, एक मिनी पिल्स और एक सहेली। कंबाइंड पिल्स में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों आपस में एक साथ है, मिनी पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है और सहेली एक अलग तरह की पिल है। अब बेसिकली कंबाइंड पिल और मिनी पिल का क्या सीन है, ये पूरे महीने ली जाती है, डेली ली जाती है फॉर 21 डेज। सिर्फ कब नहीं ली जा रही, जब ब्लीडिंग चल रही है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन वाला फेज चल रहा है। अब ये क्या करती है, हार्मोन्स ओव्यूलेशन नहीं होने देते, है ना, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं कि स्पर्म उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। यूट्रीन वॉल के अंदर ऑल्टरेशन कर देते हैं और साथ ही साथ जो स्पर्म है उसको होस्टाइल बना देते हैं इनटू द सर्विक्स बाय थिकनिंग द म्यूकस ऑफ सर्विक्स, है ना। तो ये हमारे कौन सी है, कंबाइंड पिल्स और मिनी पिल्स। एग्जाम्पल में आ जाता है माला डी और माला एन। अब कुछ होती है हमारी सहेली जैसी पिल्स जो कि बनाई है CDRI लखनऊ ने, नॉन स्टेरॉइडल पिल है, यानी कि हार्मोन नहीं है, वंस अ वीक यूज करी जाती है, सेंट क्रोमन मॉलिक्यूल यूज किया जाता है और इस तरह से ये क्या करती हैं, वंस अ वीक ली जा रही है, यानी कि साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब कुछ होते हैं केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स की अगर मैं आपको बात कहूं
तो ये वो मेथड्स हैं बेसिकली बेटा जिसमें हम लोग स्पर्मिसाइडल क्रीम्स यूज कर रहे हैं, जेलीज यूज कर रहे हैं, फोम टैबलेट्स यूज कर रहे हैं। अब ये जो केमिकल मेथड है दे आर वाइडली यूज्ड विद बैरियर मेथड, है ना, ताकि बिल्कुल प्रेगनेंसी के चांसेस जीरो ही हो जाए। फिर है हमारे इम्प्लांट्स भी कैसे हैं, हार्मोन कंटेनिंग डिवाइसेस होते हैं, 5 से 6 सिलिकॉन की ट्यूब्स होती है, सिलिकॉन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या होती है, इसको बीनीथ द स्किन इम्प्लांट कर दिया जाता है और इसका हार्मोनल एक्शन बिल्कुल आपके ओरल पिल्स की तरह होता है। कैसा, ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। बस फर्क कितना है, फर्क यह है कि इम्प्लांट ज्यादा टाइम तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है और पिल्स कम टाइम तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि अगर पिल नहीं ली तो कॉन्ट्रासेप्शन के चांसेस मतलब इधर उधर हो सकते हैं। फिर आ जाती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ये किस केसेस में आती है, ये रेप केसेस में आती है, ठीक है, और इसके साथ साथ अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करने के लिए आती है ना। तो बेसिकली ये वो पिल्स हैं कि अगर आप इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव को विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड कोइटस लेते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसमें कौन आती है, आपकी आईयूडीज, आपकी कंबाइंड पिल्स, आपकी मिनी पिल्स, सब कुछ इसमें आ जाती है। आप सुनते हो ना, एड्स देखते होगे, आई पिल का देखते होगे ऐड, ठीक है, अनवांटेड 72 का देखते होगे ऐड, तो ये सारी आपकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है जिनको हम लोग मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड इज स्टेरिलाइजेशन मेथड, जिसमें हमारी वेसेक्टोमी है और ट्यूबेक्टोमी है। वेसेक्टोमी मेल के अंदर हो रही है, इसको रिलेटेड बहुत मिथ है। सबसे पहला मिथ है कि मेल्स को लगता है कि अगर उन्होंने वेसेक्टोमी करा ली तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी और हमारी तो मर्दानगी कम हो जाएगी, हमारी मेलनेस कम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेसेक्टोमी में हम लोग वास्ट डिफरेंस लेते हैं, उसको कट एंड टाई कर देते हैं, और जैसे ही कट एंड टाई करते हैं हमने बस रास्ता ब्लॉक करा है, स्पर्म अभी बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन अभी बन रहा है, यानी कि आपकी मेलनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और वहीं पर ट्यूबेक्टोमी में यही सेम चीज हम लोग करते हैं फैलोपियन ट्यूब के साथ। हम लोग क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर देते हैं, जिसके वजह से स्पर्म फीमेल के एग तक नहीं पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। अब एक नेक्स्ट मेथड है, दैट इज नेक्स्ट मेथड नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक इज आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एमटीपी या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब बेसिकली ये जो एमटीपी है इट वाज लीगलाइज्ड इन मतलब 1971 में, और बोला गया था कि जो फर्स्ट 12 वीक्स को अगर हम लोग फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को अगर हम लोग अबॉर्ट कराते हैं तो वो सेफ है, लेकिन अगर इसके बाद अगर हम लोग अबॉर्शन कराते हैं तो क्या हो जाता है, वो रिस्की अबॉर्शन हो जाता है। अब ये जो अबॉर्शन है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, सर्जिकल भी हो सकता है या फिर मेडिसिन की हेल्प से भी हो सकता है, जैसे कि मिफ्रेस्टोन हो गया, मीजोप्रोस्टोल हो गया। इसमें क्या होता है, बेसिकली एंटी प्रोजेस्टेजेंस यूज करे जाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब यहां पर हम लोग वो दवाइयां, वो केमिकल्स यूज कर रहे हैं जो प्रेगनेंसी को हटाने में मदद करेगा, यानी कि वो कोशिश करेगा कि वो बिल्कुल उल्टा काम करे प्रोजेस्टेरॉन के। तो ये इस तरह से इंड्यूस्ड अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। अब जो तीसरा मेथड है भैया, जो तीसरा मेथड है दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। थर्ड हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। अब इसके लिए पहले आपको इनफर्टिलिटी के बारे में जानना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी के बारे में जानने का क्या है, देखो इनफर्टिलिटी क्या है भैया, इनफर्टिलिटी इज बेसिकली जब एक कपल 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, सेक्सुअली कोहैबिटेट कर रहा है, लेकिन फिर भी एक बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी। क्लियर है। अब ये क्यों हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। स्पर्म काउंट कम हो गया, स्ट्रेस इतना ज्यादा है ना, ओवरी ढंग से फंक्शन नहीं करी और हमें एक हेल्दी ओवा नहीं मिल रहा, हेल्दी स्पर्म नहीं मिल रहा। बहुत सारे केसेस होते हैं जब हम लोग इनफर्टिलिटी देखते हैं। अब इन इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए हमारे पास असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है। अब जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जहां पर हम लोग एक हेल्दी एग लेते हैं, एक हेल्दी स्पर्म लेते हैं, उनको बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराते हैं, और जैसे ही वो जाइगोट वाले स्टेज पे आता है, या फिर हम लोग बोले 8 सेल स्टेज पे
तक पहुंचता है, फिर हम लोग उसको फैलोपियन ट्यूब में वापस भेज देते हैं। जब हम लोग जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और वहीं पर जब हम लोग 8th स्टेज के बाद, 32 स्टेज के बाद जब हम लोग एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे बाहर फर्टिलाइज करके, उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, अब इसके अलावा एक और मेथड है जहां पर हम लोग स्पर्म को डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म में डाल देते हैं। इस तरह के मेथड को हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और याद रखना है कि ये जो फर्टिलाइजेशन है ना, ये भी हमने बाहर लेबोरेटरी में कराया है, फीमेल की बॉडी में नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट है बेटा जी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या है बेटा? ये है जब एक फीमेल एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, एक हेल्दी एग प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, लेकिन क्या हो रहा है, वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है बेबी को डेवलप करने के लिए, यानी कि यूट्रस बिल्कुल परफेक्ट है, बस एग नहीं परफेक्टली आ पा रहा है। तो इस केस में क्या किया जाता है, एक हेल्दी एग लिया जाता है, हेल्दी एग लिया जाता है और उसको फीमेल की बॉडी में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर स्पर्म आते हैं और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। ये होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और ये एक तरह का इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्यों है? क्योंकि बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुई है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहां पर ये किस केस में होगा बेटा जी? ये उस केस में होगा जब मेल की स्पर्म काउंट लो है। जब मेल की स्पर्म काउंट लो होगी बेटा जी, तो उस केस में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। कैसे? बेसिकली हम लोग हेल्दी डोनर लेंगे, हेल्दी डोनर से स्पर्म लेंगे और उसको आर्टिफिशियली विमेन की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वजाइना के अंदर इंसेमिनेट कर देंगे ताकि स्पर्म जाए और ओवा को फर्टिलाइज कर दे। तो इस तरह की टेक्निक को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और अगर यही इंसेमिनेशन हम लोग यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं, स्पर्म को यूट्रस के अंदर डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निक्स ही जो थी आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में। एक सरोगेसी भी होती है जब एक बेसिकली अब मान लो कि एक पर्सन है, एक विमेन है जिसकी वूम इतनी सॉलिड नहीं है कि एक बच्चा डेवलप कर पाए, एक बच्चे को नरिश कर पाए, तो उस केस में हम लोग उसको उस विमेन की एग को लेके और उसके पार्टनर के स्पर्म को लेके फर्टिलाइज करा देते हैं। फर्टिलाइज कराने के बाद उसको किसी और विमेन की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सरोगेसी, और उस विमेन को हम लोग कहते हैं सरोगेट मदर। ठीक है, तो ये हमारा इसी तरह से आई गेस इन 15-16 मिनट्स हमारा पूरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर रिवाइज हो गया है। एंड इसका वन शॉट अगर आपने नहीं देखा है, वो भी ज्यादा टाइम का नहीं है, जिसमें एनसीईआरटी मैंने पूरी कवर कराई है, एक लाइन पढ़ाई है एनसीईआरटी वन शॉट के नाम से। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 1.5 घंटे में हमने कंप्लीट करा है और यहाँ पर 15 से 20 मिनट में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। तो बेटा जी इसी तरह के वन शॉट्स के लिए जुड़े रहिए ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा। इसके लिए पीडीएफ के लिए, इसके पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल भी ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों के चैनल शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए एंड स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा।